कल की क्लास में हमने प्रतिमान पर कुछ चर्चा की थी और आज हम बात कर रहे हैं शिक्षण की। शिक्षण किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, शिक्षण कैसे किया जाता है और अच्छे शिक्षक और अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं और इन्हीं सारी चीज़ों पर हम कुछ बात करेंगे और इसी कुछ विषय वस्तु पर हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम शिक्षण की बात करते हैं तो जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं तो यह देखने को मिलता है कि जब एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच किसी न किसी प्रकार की अंतःक्रिया होती है और वह अंतःक्रिया विषय वस्तु पर आधारित होती है या किसी विषय वस्तु पर उसका आधार बना होता है तो उसे हम शिक्षण कहते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम शिक्षण करते हैं तो शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अपरिपक्व व्यक्ति को परिपक्व बनाने की कोशिश करता है। कौन कोशिश करता है? जो परिपक्व है वह परिपक्व व्यक्ति दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति को परिपक्व बनाने की कोशिश करता है शिक्षण में। और शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब छात्र और अध्यापक के बीच जो अंतःक्रिया है वह उत्तम और सकारात्मक अंतःक्रिया हो। तब यह माना जाता है कि शिक्षण अच्छा उत्तम हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षण की परिभाषा के बारे में क्लार्क ने एक अपना मत स्पष्ट किया है। उन्होंने ये कहा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। तो निश्चित बात है, यह तथ्य निश्चित है कि जब हम किसी भी प्रकार का शिक्षण करते हैं तो शिक्षण करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हो और जिस प्रकार का ज्ञान हम देना चाहते हैं और जिस प्रकार हम व्यक्ति के, छात्र के, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं उसी तरह का यदि परिवर्तन हो जाता है तो हमारा शिक्षण सफल माना जाता है। और यदि उस तरह का अपेक्षित व्यवहार नहीं होता है तो हम मूल्यांकन के जरिए धीरे धीरे उसमें परिष्कार करते हैं और हम जैसा व्यवहार चाहते हैं उसी तरह का व्यवहार विद्यार्थी में देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अपरिपक्व व्यक्ति को परिपक्व व्यक्ति एक परिपक्व बनाने की कोशिश करता है। विषय वस्तु का ज्ञान देता है, विधियों प्रविधियों का ज्ञान देता है, व्यावहारिक ज्ञान देता है और भी विषय वस्तु पर आधारित ज्ञान वह प्रदान करता है। और एक जो शिक्षण उत्तम शिक्षण माना जाता है उस उत्तम शिक्षण की कुछ अपनी प्रकृति होती है, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। उसकी प्रकृति और विशेषताओं के संदर्भ में हम यह बात करते हैं कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि छात्र और अध्यापक के मध्य जो गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि छात्र और अध्यापक के मध्य यदि गतिविधियां नहीं होंगी, अंतःक्रिया नहीं होगी तो वह शिक्षण नहीं माना जा सकता या नहीं माना जाता है और फिर आपका सफल शिक्षण भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अंतःक्रिया का मतलब अगर यदि आप कुछ बता रहे हैं
तो विद्यार्थी समझे और विद्यार्थी समझ करके आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे। तो अंतः क्रिया छात्र और अध्यापक के मध्य जो होने वाली गतिविधियां हैं, उन्हीं गतिविधियों को हम अंतः क्रिया कहते हैं। बात करना, प्रश्न पूछना, प्रश्न का उत्तर देना आदि अनेक तथ्यों पर, विषयों पर बात करना। तो पहली विशेषता क्या है? शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। और दूसरी विशेषता यह है कि शिक्षण अनेक क्रियाओं की व्यवस्था है। शिक्षण अनेक क्रियाओं की व्यवस्था है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण जब किया जाता है तो उसमें छोटी छोटी कई क्रियाएं होती हैं। जैसे प्रस्तुतिकरण है, और प्रश्न पूछना है, निर्देश देना है, श्यामपट्ट कार्य है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको शिक्षण में हम शामिल करते हैं और हमारा शिक्षण प्रभावी होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक छोटी छोटी क्रियाओं की यह एक व्यवस्था होती है और उसके आधार पर ही हम शिक्षण करते हैं। और इसके बाद शिक्षण विभिन्न क्रियाओं की संगठित प्रणाली, विभिन्न क्रियाओं की संगठित प्रणाली है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जैसे हम शिक्षण करते हैं तो विभिन्न क्रिया जो की जाती है, उन विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए हम क्या करते हैं? एक आधार मानते हैं, पाठ्य सामग्री हमारी। दूसरी बात, शिक्षण की विधियां क्या है, उनको ध्यान में रखते हैं। शिक्षण का साधन क्या है, हम किस माध्यम से, किस प्रकार से शिक्षण कर रहे होते हैं। मानवीय संसाधन है या भौतिक संसाधन है, हम उनका भी प्रयोग करते हैं शिक्षण में। इसके साथ साथ हम उन सारी चीजों को करते हैं, उन सारी गतिविधियों को करते हैं जिसके आधार पर विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षण विभिन्न क्रियाओं की एक संगठित, व्यवस्थित एक प्रणाली होती है। और शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। अब औपचारिक प्रक्रिया क्या है और अनौपचारिक प्रक्रिया क्या है? औपचारिक प्रक्रिया का मतलब विद्यालय के अंदर घटित होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों को हम औपचारिक कहते हैं, औपचारिक प्रक्रिया कहते हैं। और जो विद्यालय के बाहर घटित होने वाली गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक प्रक्रिया कहते हैं। तो दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है और अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। जैसे कि शिक्षा के 3 प्रकार माने जाते हैं, एक औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण भी एक प्रक्रिया के दायरे में आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसके बाद इसकी विशेषताओं के संदर्भ में शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया भी है। भाषाई प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि छात्र और अध्यापक के मध्य जब वार्तालाप होता है, किसी विषय वस्तु पर बात होती है, तो वह बिना भाषा के बात नहीं होती है, बिना भाषा के चर्चा नहीं होती है। इसलिए भाषा एक माध्यम बनता है। और बिना भाषा की स्पष्टता, बिना भाषा की कुशलता के हम संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजों पर आधारित होता है कि हमारा भाषाई ज्ञान क्या है, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम इस प्रक्रिया में, इस प्रकृति और विशेषताओं के संदर्भ में हम एक बात ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि यह एक उपचारात्मक प्रक्रिया भी है। अब उपचारात्मक प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि हम इसमें निदान भी देखते हैं और उपचार भी करते हैं। तो निदान कैसे करते हैं? हम जब विद्यार्थी के कारणों को जानते हैं कि विद्यार्थी को समस्या कहाँ है, वह विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका कारण क्या होगा। वह विषय वस्तु को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहा है, इसका कारण क्या होगा। तो उसकी छोटी छोटी कमियों को हम निदान करते हैं, जानते हैं, डायग्नोस करते हैं
उसके कारणों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम कारणों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं उसके बाद ही यह पता चलता है कि विद्यार्थी को किस चीज की अपेक्षा है, और विद्यार्थी को जिस चीज की अपेक्षा है उसकी कमियों को जान करके और हम उसी के अनुसार उसका उपचार करते हैं। तो निदान का मतलब है हम कारणों को जानते हैं विद्यार्थियों को, और उपचार का तात्पर्य है कि जहाँ पर विद्यार्थियों को समस्या आ रही है हम उसी पर ट्रीटमेंट करते हैं, उसी का उपचार करते हैं। तो इन विशेषताओं के तहत कुछ ये बातें आती हैं सामने। और लास्ट में विशेषताओं के संदर्भ में व्यवहार परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि शिक्षण की विशेषता, उसकी प्रकृति यह है कि वह व्यवहार में परिवर्तन लाती है। क्यों व्यवहार में परिवर्तन लाती है? क्योंकि हम जब नया नया कुछ सिखाएंगे, नया नया कुछ ज्ञान प्रदान करेंगे, तो नए ज्ञान से उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा और पुराने ज्ञान में थोड़ा सा परिष्कार हो जाएगा। थोड़ा सा जब परिष्कार होगा तो वह ज्ञान सुदृढ़ होगा और अस्थायी होगा। उसके बाद हम महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन शिक्षण की प्रकृति और विशेषता क्या थी इस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर ये देखा जाए कि एक अध्यापक अच्छा शिक्षण कर लेता है, तो एक अध्यापक अच्छा शिक्षण कर लेता है तो वो कैसे कर लेता है, इसका मतलब क्या है कि क्या वह अर्जित किया है उस कौशल को, उस भाषाई कौशल को, पठन कौशल को, लेखन कौशल को। तो कहने का तात्पर्य है कि एक अगर आपको अच्छा शिक्षण करना है तो अच्छा शिक्षण करने के लिए आपको फिर विभिन्न कौशलों का ज्ञान आवश्यक है। और जब विभिन्न कौशलों का ज्ञान आपको आवश्यक है तो इसका तात्पर्य है कि आप तभी अच्छा शिक्षण कर पाएंगे। जब तक आपको व्यापक ज्ञान नहीं है या आप गहराई में ज्ञान को नहीं जानते हैं, तब तक आप अच्छा शिक्षण नहीं कर सकते हैं। तो जो अच्छा शिक्षण है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। अच्छा शिक्षण जो होता है वो कैसा होता है? पहली बात यह है कि जो अच्छा शिक्षण होता है वह निर्देशात्मक होता है, आदेशात्मक नहीं होता है। निर्देशात्मक कैसे होता है? निर्देशात्मक यह होता है कि सहयोग और प्रेम की भावना के साथ आप विद्यार्थियों से जुड़े रहते हैं। विद्यार्थियों की आने वाली समस्याओं का आप समाधान करते हैं। कैसे समाधान करते हैं? प्रेम की भावना से और सहयोग की भावना से। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षण क्या है, अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है? अच्छा शिक्षण एक निर्देशात्मक होता है। उसके बाद अच्छा शिक्षण कैसा होता है? एक प्रेरणादायक भी होता है। प्रेरणादायक कैसे? जब एक अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, किसी विषय वस्तु पर बात कर रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके तथ्यों में, उसकी विषय वस्तु में, उसकी भाषा में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त होती है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ विशेषता उसके अंदर होती है जो विद्यार्थियों को मोटिवेट करता है, अभिप्रेरणा प्रदान करता है, चाहे वह आंतरिक अभिप्रेरणा हो चाहे बाह्य अभिप्रेरणा हो। तो ऐसा शिक्षण किया जाता है, ऐसा शिक्षण होता है जिसमें कुछ अभिप्रेरणात्मक तथ्य होते हैं, शामिल होते हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो उसको कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त होती है। उसके बाद एक और बात जो सामने आती है वह है सुव्यवस्थित प्रयास या सुव्यवस्थित क्रमबद्धता। क्रमबद्धता और व्यवस्थित का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो हम एक निश्चित तारतम्य से पढ़ाते हैं, एक निश्चित हमारा क्रम होना चाहिए। जब हम क्रम से पढ़ाते हैं तो क्रम से पढ़ाने का तात्पर्य है कि हम सबसे पहले क्या प्रस्तुत करेंगे, कौन सी विषय सामग्री का प्रयोग करेंगे, किस तरह की के संसाधनों का प्रयोग करेंगे, कौन से साधन प्रयोग करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि हम जब अच्छा शिक्षण करने की कोशिश करते हैं तो अच्छे शिक्षण में यह बात भी सामने आती है कि उसका क्रम जो है वह सुव्यवस्थित है अथवा नहीं है। और इसके बाद जो अच्छा शिक्षण होता है उसमें सहयोगात्मक भाव भी होता है। सहयोगात्मक भाव कैसे होता है? सहयोगात्मक भाव तब होता है
कि जैसे विद्यार्थी को कहीं पे समस्या आ रही है तो आप उसको मित्रवत तरीके से उस समस्या का समाधान कर देते हैं, या उसको कुछ ज्यादा कठिन लग रही है बात, कुछ ज्यादा कठिन विषय है, तो हम क्या करते हैं, उसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं, उसको सहयोग की भावना के साथ बताते हैं, तो वह शीघ्र ही समझ में आ जाता है उसके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब हम अच्छा शिक्षण करते हैं तो अच्छे शिक्षण में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। अच्छा शिक्षण जो है वो बाल प्रधान होता है। बाल प्रधान कैसे? बाल प्रधान का तात्पर्य है कि बालक की रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी अभिवृत्ति, उसका व्यवहार, उसका पूर्व ज्ञान और उसका उपलब्धि स्तर, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं। यदि इन सारी चीजों का ज्ञान नहीं है तो फिर हमारा शिक्षण उत्तम नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी चाहता कुछ है, हम देते कुछ हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम पहले विद्यार्थी की योग्यता का ध्यान रखते हैं, क्षमता का ध्यान रखते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार हम विषय वस्तु को बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं और उसको इतने अच्छे तरीके से हम उसके लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चे को शीघ्र ही समझ में आ जाता है। तो उसकी हम योग्यता, क्षमता और उसकी रुचि का भी ध्यान रखते हैं। और अच्छे शिक्षण की जो विशेषता होती है वह यही होती है कि आप सहयोगात्मक तरीके से बात करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं और उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता के आधार पर ही आप शिक्षण करते हैं। क्योंकि जब विद्यार्थी के स्तर की बात होगी तो विद्यार्थी को शीघ्र ही समझ में आ जाएगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब आप शिक्षण करते हैं तो उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि वह स्मृति स्तर का शिक्षण चाहता है, कि बोध स्तर का शिक्षण चाहता है, कि चिंतन स्तर का शिक्षण चाहता है। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रख करके ही अच्छा शिक्षण किया जाता है। कुछ जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम बात किए कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की प्रकृति और विशेषता क्या होती है, अच्छे शिक्षण के गुण क्या होते हैं। इसके साथ साथ शिक्षण में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो विद्यार्थियों को प्रभावित करते हैं, और अच्छे शिक्षण में ये कुछ प्रभावी तत्व आ जाते हैं, कारक आ जाते हैं, जिससे हमारा शिक्षण बाधित हो जाता है। और यदि हमारा शिक्षण बाधित ना हो तो हमारा शिक्षण उत्तम कहा जाता है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करते हैं, और वे शिक्षण को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि फिर आप शिक्षण नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन सारी चीजों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और वे कारक कौन कौन से हैं जो हमको प्रभावित करते हैं हमारे शिक्षण में। तो सबसे पहली बात यह है कि अध्यापक का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। यदि अध्यापक का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसके अध्यापन में सबसे बड़ी समस्या आएगी, और जब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह विद्यार्थियों को नहीं समझा सकता, नहीं पढ़ा सकता। इसलिए यह एक कारक है। दूसरी बात है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य, उसका मानसिक स्वास्थ्य, और यही बात विद्यार्थियों की भी है। यदि विद्यार्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और अध्यापक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तब भी अच्छा शिक्षण नहीं हो सकता। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो शिक्षण नहीं हो सकता। इसलिए क्या होना चाहिए कि अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। और यदि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वह विषय वस्तु को स्पष्टता नहीं प्रदान कर सकता। इसलिए भी यह एक कारक है। उसके बाद उसका दृष्टिकोण कैसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यहाँ ध्यान देने की बात है कि अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा है, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण है। यदि सकारात्मक दृष्टिकोण है तो सकारात्मक तरीके से विद्यार्थियों को वह समझाएगा और विद्यार्थियों को शीघ्र ही समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि उसका नकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण भी बच्चे विषय वस्तु को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, और वह भी एक कारक हो जाता है। इसलिए एक अध्यापक का एक गुण होता है कि उसकी दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए और नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो विद्यार्थी के अंदर अभिप्रेरणा या प्रेरणा प्राप्त होगी और वह उससे प्रभावित होकर के कुछ न कुछ वह सृजनशीलता की ओर उन्मुख होगा।
हम कारकों के बारे में जब बात करते हैं तो वातावरण की भी बात आती है। वातावरण कैसा होना चाहिए? यदि विद्यार्थी की अनुरूप वातावरण नहीं है तब भी विद्यार्थी सीख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि शांत माहौल में, शांत वातावरण में उसको अध्ययन करना चाहिए, लेकिन वहाँ कोलाहल हो रहा है, इसलिए भी वह अध्ययन नहीं कर पा रहा है। अथवा अध्यापन की बात जब आती है तो अध्यापन के कार्य में भी अगर शोरगुल हो रहा है, ध्वनियाँ आ रही हैं, तो वह भी प्रभावित करता है। इसलिए वातावरण का भी विशेष ध्यान रखना होता है। अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए, या मौसम के हिसाब से, या समय के अनुसार। इसलिए उन सारी चीज़ों का भी ध्यान हम रखते हैं। यदि हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो वातावरण अच्छा नहीं होता। वातावरण अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर हम विद्यार्थियों को कुछ बता नहीं पाएंगे। उसके साथ साथ हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्षमता, विद्यार्थियों की क्षमता कुछ दूसरी है, हमारे पढ़ाने की क्षमता कुछ दूसरी है। तो जब हम ये ध्यान में रखते हैं कि विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार ज्ञान नहीं दे रहे हैं तो भी अस्पष्ट हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है, और यदि विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार ज्ञान नहीं दिया जाता है तो वह विद्यार्थी की समझ में नहीं आता है। इसलिए भी यह एक कारण है। और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि विधियों का चयन कैसे करते हैं, प्रविधियों का चयन कैसे करते हैं। यदि उचित विधि नहीं है, उचित प्रविधि नहीं है, तब भी हमारे अध्यापन में, हमारे अध्ययन में समस्या आती है। और इसलिए हम जब प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो उसमें इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हम कौन सी विधि रखेंगे, कौन सी प्रविधि रखेंगे, उसके आधार पर हम यह चयन करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, विधियों में और प्रविधियों का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो फिर हमारा शिक्षण बाधित हो जाता है और फिर यह कारक बन जाते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और संसाधन, हम संसाधनों की जब बात करते हैं तो हम भौतिक संसाधनों का प्रयोग करेंगे या मानवीय संसाधनों का प्रयोग करेंगे। और यदि मानवीय संसाधन उपलब्ध नहीं है अथवा भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है तब भी समस्या हो रही है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब हम भौतिक संसाधनों की बात करते हैं तो पता नहीं उस समय, जिस समय आप शिक्षण कर रहे होते हैं, उस समय आप के पास वह संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है। इसलिए उस बात का भी ध्यान रखना होता है। जैसे आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है और फिर आपके लिए समस्या बन जाती है। इसलिए पहले से ही इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, और जब इनका ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमारा शिक्षण बाधित हो जाता है और ये कारक कहे जाते हैं। उसके साथ साथ जो हम संसाधनों की बात कर रहे हैं तो हम पाठ्य पुस्तकें, चाक, बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर और भी बहुत सारे संसाधन हैं जो हमारे शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। लेकिन जब हम शिक्षण में इनका प्रयोग करते हैं